नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे क्या है पुतिन का वॉर कोड 123। सवाल यही कि आखिर पुतिन का वॉर कोड 123 है क्या। इसे समझने के लिए हमें पुतिन के दिमाग की तरह सोचना होगा और इसलिए जरूरी यह है क्योंकि हम उस जगह पर मौजूद हो जाएं जहां पर यह प्लान एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ये वॉर कोड दरअसल तैयार क्यों किया गया है, हम इस वक्त पुतिन के डुप्लीकेट क्रेमलिन ऑफिस में मौजूद हैं और ठीक वैसा ही जैसा कि उस ऑफिस में है वैसा ही यहां पर हमने तैयारी की है कि क्रेमलिन में पुतिन का ऑफिस कैसा दिखाई दे रहा है, किस तरीके से हम आज इस वॉर कोड को डिकोड करने वाले हैं। वो ऑफिस जहां अपने खास लोगों के साथ पुतिन खास प्लान तैयार करते हैं और यही तैयार हुआ है पुतिन का वॉर कोड 123। दुनिया को लग रहा है कि 43 दिन की जंग के दौरान पुतिन थक गए हैं, थम गए हैं, जबकि हकीकत यह है कि पुतिन इस दौरान वॉर कोड 123 बनाने में लगे हुए थे। आइए पुतिन की उस खुफिया फाइल को खोलते हैं जिसमें इस वॉर कोड की हकीकत दर्ज की गई है। पुतिन के इस वॉर कोड में जो पहला नंबर था वो यूक्रेन का था, मगर इस फाइल के अगले 2 पन्नों में ये 2 देश भी हैं जिन पर पुतिन अपने प्लान के तहत अगला हमला कर सकते हैं। मगर कौन से हैं ये देश? वो थका नहीं है, बस थमा है। अभी असली जंग बाकी है। पुतिन का वॉर कोड 123। दुनिया समझ रही है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थक चुके, हार चुके। 43 दिनों की जंग ने उन्हें तोड़ दिया है, लेकिन वो अभी थका नहीं, सिर्फ थमा है। अभी तो पुतिन ने अपने 123 प्लान पर काम शुरू भी नहीं किया। अभी तक तबाही की जो तस्वीर दिखी है वो सिर्फ ट्रेलर है। पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि ना तो अभी रूस की धार कम हुई है और ना ही हथियार। दहशत की कहानी और धधकते जहरीले बारूदों का मंजर तो अभी बाकी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दहशत का प्लान यही नहीं थमा है, यही नहीं रुका है। अभी तो असली तबाही बाकी है जो पुतिन के वॉर कोड 123 में दर्ज है। तो सवाल ये कि आखिर क्या है पुतिन का वॉर कोड 123? कुछ सीक्रेट खबर बनाते हैं, मगर वो सीक्रेट ही क्या जो खुल जाए। पुतिन का इतिहास बताता है कि उन्होंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। उन्हें पढ़ पाना आसान नहीं है। हाँ, मगर उनके प्लान का खुलासा तभी हो सकता है जब कड़ियों से कड़ियों को मिलाया जाए। और जंग के 43 दिनों की ये कड़ियां इस तरफ इशारा कर रही हैं कि कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे ताबड़तोड़ लड़ाई है। रूस और यूक्रेन की जंग और कितने दिनों तक चलेगी, ये तबाही कहां तक जाएगी, ये यकीनन चिंता का सबब हो सकता है। मगर दुनिया तो इस बात से घबराई है कि पुतिन इस जंग के दायरे को कितना बढ़ाएंगे। यूक्रेन के बाद अब अगला नंबर यूरोप का है। अब अंदाजा लगाइए कि पुतिन की तोपों का रुख यूरोप की तरफ होता है तो और कितने वॉर फ्रंट खुल जाएंगे। तब दुनिया का आलम क्या होगा, तबाही का मंजर क्या होगा। जाहिर है इसे समझना और बहुत बारीकी से समझना जरूरी है, क्योंकि अभी तक रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग हुई वो तो सिर्फ पारंपरिक हथियारों से हुई। लेकिन अगर रूसी राष्ट्रपति यूरोप का रुख करते हैं तो कहानी पलट जाएगी। ऐसा अंदेशा है कि यूक्रेन से जंग के साथ साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन
यूरोप के 2 और देशों के खिलाफ वॉर फ्रंट खोल सकते हैं, और ये देश हैं फिनलैंड और स्वीडन। दुनिया के नक्शे पर देखें, फिनलैंड हो या स्वीडन, रूस से इनकी दूरी ज्यादा नहीं है। बहुत मुमकिन है अगर रूस जंग के दूसरे फ्रंट खोलता है तो वो इन देशों के खिलाफ आराम से जमीनी जंग छेड़ सकता है, और सबसे पहला निशाना होगा फिनलैंड। थम क्यों नहीं रहे हैं पुतिन? तैतालीस दिनों की जंग के बाद मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि रूसी सेना के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। जो बचे हैं वो थक चुके हैं, हथियार खत्म होने लगे हैं, और पुतिन ज्यादा दिनों तक इस जंग को खींच नहीं पाएंगे। लेकिन ये दुनिया की गलत फहमी है। हाँ, ये सच है कि यूक्रेन के साथ करीब 1.5 महीने की इस जंग में रूसी सेना को जान माल का नुकसान तो हुआ है, लेकिन जानकार मानते हैं इसका ये मतलब कतई नहीं कि पुतिन थम जाएंगे। हकीकत तो ये है कि यहीं से शुरू होने वाला है पुतिन का वॉर कोड 1, 2, 3। आसान भाषा में इस कोड का मतलब यह है कि पुतिन उन तमाम देशों को निशाना बनाएंगे जो लगते तो हैं उनकी सीमा से, मगर उनका झुकाव नाटो की तरफ है। पुतिन नहीं चाहते कि उनके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा देश हो जो नाटो का सदस्य बने, क्योंकि ऐसा होने पर दुश्मन की तलवार हमेशा उन पर लटकती रहेगी। इसलिए इस वॉर कोड के तहत रूस पहले यूक्रेन पर हमला कर रहा है और इसके बाद नंबर सकता है, क्योंकि ये वो देश हैं जो नाटो की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं, और यूक्रेन की देखा देखी इन देशों ने भी नाटो का मेंबर बनने की इच्छा जताई है। अगर ऐसा हुआ तो फिर रूस को फिनलैंड जैसे देश पर भी हमला करने का बहाना मिल जाएगा, क्योंकि रूस इसे अपने साथ हुए उस एग्रीमेंट का वायलेशन मानेगा जिसमें फिनलैंड ने किसी भी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ने का फैसला किया था। इसके बदले रूस ने वादा किया था कि जब तक फिनलैंड न्यूट्रल रहेगा रूस उस पर हमला नहीं करेगा। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं अब तक इस जंग में न्यूट्रल पोजीशन रखने वाले फिनलैंड और स्वीडन अब दुनिया के दबाव में चोरी छुपे यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, ये जानते और समझते हुए कि ये खबर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बहुत गुस्सा दिला सकती है। आज तक ब्यूरो। तो दरअसल इस रिपोर्ट के बाद आप ये समझ चुके होंगे कि पुतिन का वॉर कोड 1, 2, 3 क्या है। अब ये जंग हाइपरसोनिक मोड में जा चुकी है। लड़ाई अब खतरनाक मिसाइलों से की जा रही है, और एक तरफ रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं तो वहीं दूसरी तरफ खासकर अमेरिका यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। बाइडेन लगातार यूक्रेनी सेना की हथियारों से मदद कर रहे हैं ताकि वो रूसी सेना का सामना कर सके। 43 दिनों तक यूक्रेन अगर रूस की इस खतरनाक सेना के सामने सीना तान कर खड़ा हुआ है तो उसकी वजह एक है मिसाइल, और नाम है जिसका जैवलिन मिसाइल, जिसे रूसी सेना की नाक में तम कर रखा है। अभी तो जो जंग तोप, गोले, टैंक्स के इस्तेमाल से चल रही थी, उसकी धार अब लगातार तेज होती जा रही है। अब ये जंग हाइपरसोनिक मोड में जाती चली जा रही है। मगर अभी तो पुतिन ने सिर्फ जंग की पहली गियर चेंज की है। वो इतनी खतरनाक है कि यूक्रेन को अर्श से फर्श पर ला दिया है। अभी तो रूसी जखीरे में मौत के घातक हथियारों का दरवाजा भी ठीक से खुलना शुरू नहीं हुआ है। जानकार ऐसा मान रहे हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ साथ न्यूक्लियर वॉरफेयर का रेड बटन भी ऑन होने की पूरी आशंका है। रूस के हाइपरसोनिक मिसाइलों का जवाब देने के लिए
नेटो देश भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने की फिराक में है। इसका मतलब यह है कि इंडो पैसिफिक रीजन में वर्ल्ड वॉर का नया फ्रंट खुल सकता है। लोगों को डर है कि रूस यूक्रेन की जंग किसी भी वक्त परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकती है, जिससे अमेरिका और रूस चीन जैसी दूसरी महाशक्तियों के बीच टकराव मुमकिन है। आपको बता दें कि फिलहाल इन खतरनाक मिसाइलों की झलक इस जंग में भी दिख रही है, जहां रूसी जानलेवा मिसाइलों का सामना यूक्रेन जेवलिन मिसाइलों से कर रहा है। यूक्रेन ने जेवलिन मिसाइलों से ही अब तक रूस का सामना किया है। डोनेत्स्क में भी यूक्रेनी सेना रूस के टैंकों को इन्हीं मिसाइलों के दम पर भगा रही है। यूक्रेनी सैनिकों ने जेवलिन मिसाइल की ताकत से ही यूक्रेनी शहरों को रूसी टैंकों की कब्रगाह बना दिया। रूस के टैंक शहरों में तो घुस गए, लेकिन वापस नहीं लौट पाए। यूक्रेनी सैनिकों ने जेवलिन मिसाइल हमले का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि यही टैंक रूसी सैनिकों की कब्र बन गए। रूस यूक्रेन युद्ध में 43 दिन बीत गए, लेकिन रूस के हमलों का डर पैदा नहीं हो पाया। वजह है अमेरिका की जेवलिन मिसाइल, जिसने अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में भयंकर तबाही मचाई थी। अब यही जेवलिन मिसाइल देने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को आर्थिक मदद दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को $100 मिलियन की सैन्य मदद देने का आदेश जारी कर दिया है। $100 मिलियन की जेवलिन मिसाइलें यूक्रेन की सेना को दी जाएंगी। अमेरिका और नेटो रूस से सीधी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, इसीलिए वो यूक्रेन को हथियार देकर मजबूत बना रहे हैं। मगर सवाल ये कि आखिर क्या हैं ये जेवलिन मिसाइल? जेवलिन मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये टारगेट का पीछा करके उसका खात्मा करती है। इसकी यही खासियत इसे जमीनी लड़ाई में सबसे असरदार बनाती है। जेवलिन अमेरिका में बनी हुई एक एंटी टैंक मिसाइल है। ये मिसाइल वजन में हल्की होने की वजह से कंधे पर रखकर चलाई जाती है। इसके मिसाइल लॉन्चर का वजन 11 से लेकर 24 किलोग्राम तक होता है। इस लॉन्चर में डे नाइट विजन भी होता है। मिसाइल की लंबाई 108.1 सेंटीमीटर होती है। ये 14 सेकंड में 2000 मीटर दूरी टारगेट पर हमला कर सकती है। ये मिसाइल अपने टारगेट को नष्ट करने के लिए इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करती है। इस मिसाइल से दो तरह से फायर किए जाते हैं, एक ऊपर की दिशा में और दूसरा सीधी दिशा में। जेवलिन मिसाइलों से दो तरह के हमले किए जाते हैं। पहला है किसी ड्रोन या कम ऊंचाई वाले लड़ाकू विमान को मार गिराने के लिए। दूसरा है जमीनी लड़ाई में टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों पर सीधा निशाना लगाकर। जेवलिन मिसाइल का यूक्रेन युद्ध में सबसे बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल सीधी लड़ाई में रूस से जीतना यूक्रेन के लिए मुश्किल था, इसीलिए जेवलिन मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेनी सैनिक गोरिल्ला युद्ध लड़ने में कर रहे हैं। जेवलिन मिसाइल रूस के लिए काल बन गई है। रूसी टैंकों का लंबा चौड़ा काफिला जेवलिन के हमलों से सामूहिक कब्रगाह बन गया है और इसका तोड़ रूस के पास भी नहीं है। कीव में गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।